चलिए सबको गुड मॉर्निंग। चलो हम लोग कल हिंद जी में राष्ट्रवादी आंदोलन को पढ़े थे। एक क्लास हो चुका है, आज दूसरे क्लास में है। दूसरा क्लास है टारगेट की 4 क्लास यानी बुधवार को खत्म करना। चलिए आगे बढ़े सीधे चैप्टर पर। चलिए हम लोग को यहाँ से पढ़ना था द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता। अब चलिए विकास बता दो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? कौन कौन लगा? कौन कौन? राष्ट्र में था फ्रांस, अमेरिका, रूस, राष्ट्र में जर्मनी, इटली, जापान, पूरी राष्ट्र ये याद रखिए। समझ में आएगा द्वितीय विश्व युद्ध का कहां से कहानी रिलेटेड है। चलो देखो यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला है? 1940 से 1945। ठीक। द्वितीय विश्व युद्ध के जो परिस्थिति था उसमें वियतनामियों को एक बढ़िया मौका मिला अपने आप को आजाद करने का। बताया जिसमें कि अलग अलग भाग में था लाओस, कंबोडिया, कुछ चीन, फिर एक और ऊपर से याद आता है तो सभी राज्य अलग अलग। तो उसी में एक कहा जाएगा तुमको वियतनाम। और वियतनाम में यहाँ पे जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस भी लड़ा था। तो फ्रांस के पूरा ध्यान कहाँ? द्वितीय विश्व युद्ध पर। तो ऐसे में वियतनाम को मौका मिलेगा अपने आप को आजाद कराने का। जैसे हम लोग को भी जब ब्रिटेन था द्वितीय विश्व युद्ध में तो मौका मिला आजादी पाने का, उसी प्रकार ताकि आज यहाँ पे जून 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो जून 1940 में वियतनाम जो है ना, जर्मनी जो है ना, फ्रांस को हरा देता है। 1940 में युद्ध शुरू होता है। 1940 में फ्रांस जर्मनी से हार गया। ठीक, हार गया। अब जैसे ही फ्रांस हारा, अब फ्रांस में जो सरकार का नया गठन हुआ किसके समर्थन में? जर्मनी के। यानी जर्मनी जैसा चाहा वैसा ही सरकार फ्रांस में बना। ये कहानी सुन में यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1940 में। 1940 में जर्मनी ने फ्रांस पे अटैक किया। जर्मनी फ्रांस पे अटैक किया, फ्रांस हार गया। तो अब फ्रांस क्या करेगा न करेगा ये डिसाइड कौन करेगा? जर्मनी। जर्मनी के समर्थन से फ्रांस में क्या बना? सरकार बना। ठीक, पूरा जर्मनी बोला है, मतलब ये पूरा समझो कि कंट्रोल ये अपने हाथ में ही रखे हुए, ऐसे सरकार बन गया। ऊपर से यहाँ पे एक तरफ फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन उसके चारों लड़ रहा था। ठीक, तो अमेरिका और ब्रिटेन चाहता था कि यहाँ पे जो सरकार बने वियतनाम की तरफ, यहाँ पे है चियांग काई शेक, राजा हुआ करता था चीन के। ठीक, और ना समझ में आवे तो अपना कॉपी पर किताब पर लिखते जाना। ऐसे किताब में शायद नहीं भी हो, ये किताब में ये लाइनें नहीं, ठीक, लेकिन है तो लिख लेना कि ये चीन के शासक था। ठीक, तो इसको मदद पहुंचा रहा था, लेकिन ये संधि के तहत जापान को हिंद चीन में फौज देने का मौका मिला। देखो हुआ 1940 में जर्मनी फ्रांस से हार गया, फ्रांस जर्मनी से हार गया।
अब उसको अपना तो ताकत कोई है नहीं, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? जर्मनी। अब वहां पे जैसे फ्रांस जर्मनी के कंट्रोल में गया तो जो भी वियतनाम के एरिया है या हिंद चीन है वो तो उसके हाथ से जाएगा, फ्रांस के हाथ से, क्योंकि उसको अपना देश में तो शासन चला ही नहीं पा रहा है, दूसरे देश में क्या चलाएगा? ठीक, तो हिंद है, हिंद नहीं है तो भैया जब अब इसका अपना शासन चल ही नहीं रहा है तो वियतनाम में क्या चला? तो वियतनाम में किसका शासन हो? तो अमेरिका और ब्रिटेन चाहता था कि वियतनाम में जिसका शासन हो वो हो ये, क्योंकि चीन के था कि ये शासन करे वियतनाम में, क्योंकि ये करने लायक नहीं रहा है। लेकिन इसी दौरान जापान को मौका मिल जाता है, जापान वो संधि कर लेता है और संधि के तहत वियतनाम में अपना सेना भेजने का इसको मौका मिल जाता है। कहानी समझ में आ रहा है? कहानी समझ में आ रहा है? फ्रांस हारा, ठीक, अब हारा तो इसका एरिया जो वियतनाम है वो गया, तो ब्रिटेन और अमेरिका का कुछ एरिया में चीन के राजा शासक बने, वो अपने कंट्रोल में ले ले, लेकिन बीच में जर्मनी जापान अपना जुगाड़ लगा दिया, संधि कर लिया और संधि करके अपना सेना भेज दिया। यानी कि अब वियतनाम में न तो फ्रांस का शासन है, न ही अमेरिका ब्रिटेन के समर्थन वाला चियांग का इसेक का शासन है, इन दोनों से किसी का नहीं, किसका होगा? जापान। जापान अपना सेना भेज दिया, सेना भेजने के साथ ही धीरे धीरे वो मौके का फायदा उठाया और फायदा उठाते ही उसने क्या किया? जापान ने जो तोक्किन है उस पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। सेना तो अपन भेज रही था उस क्षेत्र में, पहले कहां कब्जा किया? तोक्किन, उसके बाद अन्नाम का कब्जा, और धीरे 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 करते करते पूरे हिंद चीन पे कब्जा कर लिया। यानी फ्रांस के बाद किसका शासन आ गया यहाँ पे? जापान का। कुछ समय के लिए आया लेकिन इसका शासन आया। कैसे है समझ में आया? एक लाइन को समझते चलना, ठीक। और इस तरह से यहाँ पे अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमा लिया। कौन? जापान। कहाँ? हिंद चीन क्षेत्र में, मुख्य से वियतनाम का नाम इन सभी जगहों पर। समझ गए ये बात? कैसे हुआ ये सब? किसके कारण हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। अगर द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी फ्रांस को नहीं हरा, जापान भी यहाँ पे कब्जा, ठीक। अब यहाँ पे वो ये गया था, यहाँ पे द्वैत शासन चल रहा है। द्वैत शासन में तो समझ में आता है, दोहरा शासन। दोहरा शासन ऐसे था कि पूरा यहाँ पे सत्ता तो जापानियों के हाथ में था, लेकिन उसको चला कौन रहा था? सत्ता पूरा किसके हाथ में है? जापान के हाथ में, वो सब जगह को जीता, लेकिन चलवा किससे रहा है? फ्रांस से वाला। समझ में यहाँ लाइन? फ्रांस हार गया तब खुदे है, देखो कि फ्रांस और ये जापान, ये मान लो हिंद चीन, ठीक, ये युद्ध में हार गया, जर्मनी इसको हरा दिया, ठीक। अब इसको हरा दिया था, अपना देश के सत्ता पे से संभाला नहीं जा रहा है, जहाँ कब्जा करे वो का संभाले, तो यहाँ पे हम जापान कब्जा कर लिए, ठीक, इस पे कब्जा कर लिए, लेकिन हम खुद शासन नहीं चला रहे हैं। हम शासन किसको दे दिए? किसी को। पूरा से तो यहाँ नहीं चल रहा था, लो हम यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, बाकी प्रशासनिक तुम करो, सत्ता मेरे हाथ में रहेगा लेकिन चलाओ तुम, ठीक। असल में पावर किसके पास है? मेरे पास, और ये चला रहा है। तो इस तरह से द्वैत शासन। क्लियर? एक लाइन क्लियर करते हैं, ठीक। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि वियतनाम के गुप्त क्रांतिकारियों को अवसर मिल गया। अब यहाँ पे हो गया था द्वैत शासन, सत्ता है जापानी के पास, चला रहा है फ्रांसीसी, द्वितीय चल ही रहा है, फ्रांस जर्मनी से अगले है, तो कई सारे मौका मिला, और इस मौके को क्या किया कि जापानी और फ्रांसीसी दोनों के खिलाफ ये कुछ कार्रवाई करना शुरू कर दिया। यानी कि फ्रांस की सेना के भी भगाएंगे और जापान के भी। कौन कर रहा है? वियतनाम के लोग, वियतनामी लोग। फ्रांसीसी दमन के बावजूद साम्यवादी दल बचा हुआ था, साम्यवादी दल अभी भी काम कर रहा था। वही साम्यवादी दल जो हो ची मिन्ह ने स्थापना किया था, लेकिन इसको दबा दिया गया था। यही पे हम क्लास खत्म किए थे, दबा तो किया गया था, लेकिन अंदर अभी वो ज्वाला रख रहा था, पूर्णतः ये खत्म नहीं हुआ था, जमीनी तौर पर काम कर रहा था। वो चिन्ह पूरे राष्ट्रवादी विचारधारा के जितने भी लोग थे उन सबको जोड़ के और क्या बनाया था?
साम्यवादी या कम्युनिस्ट पार्टी कहो, तो इसका स्थापना वो किया था। तो ये अभी भी बचा हुआ था और लोगों का स्वाभाविक झुकाव इस तरफ बढ़ रहा था और लोग इसका समर्थन भी करते जा रहे थे। और बताए थे कि आखिर हो चिन मिन साम्यवादी दल के गठन क्यों किया था, तो बताए थे कि उसी दौरान हो गया था ना मॉस्को पढ़ने के लिए, और उस टाइम पे ही वहां पे लेनिन रूस की क्रांति करा रहा था, बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक का ही नाम बदल के साम्यवादी दल रखा गया था। तो उसी से प्रभावित होकर ये भी किया था। और उस क्षेत्र में चीन में भी साम्यवादी शासन व्यवस्था, रूस में भी साम्यवादी शासन व्यवस्था, तो अगल बगल के प्रभाव पड़ता है। तो वियतनाम में भी किसके तरफ झुकाव रहा था, साम्यवादी दल की तरफ। यहाँ से एक और घटना घटता है आगे देखो। तो हो चिन मिन के नेतृत्व में देश भर में कार्यकर्ताओं ने वियतमिन, जिसको वियतनाम स्वतंत्रता लीग कहते हैं, इसकी स्थापना किया। ठीक, हो चिन मिन के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के इसका स्थापना किया। और स्थापना करने के बाद जो गरीब किसान है, जो व्यापारी है, जो बुद्धिजीवी है, इस सब को इसमें शामिल कर दिया। इसमें और शामिल कर लिए, शुरू किया छापामारी। छापामारी मतलब समझा, अचानक से आएंगे मारेंगे भागेंगे, इसको गोरिल्ला युद्ध भी कहते हैं। ठीक, देखिए तो इस तरह से ये क्या किया, पूरा अपना यहाँ तक क्लियर है। स्वतंत्रता लीग बना लिया गया है वियतनाम को आजाद करने के लिए, और जितना भी पीड़ित लोग हैं सबको में शामिल करके छापामारी युद्ध किया जाएगा। क्योंकि सामने से तो लड़ नहीं सकते, ताकतवर है सब, तो लड़ना सामने से संभव नहीं है, छिप कर लड़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जापान का क्या था कि पर्ल हार्बर नाम की जो जगह है अमेरिका में, उसका हवाई अड्डा थी, नौसेना के अड्डा था पर्ल हार्बर, वहां पे जापान क्या कर दिया, आक्रमण। यहीं पे आक्रमण किया था ना, तो अमेरिका का क्या वही मार दिया था कुछ परमाणु का। तो वो यही जगह है, ठीक, ये उसके नौसेना का अड्डा था। तो यहाँ पे पर्ल हार्बर में जापान ने कर दिया आक्रमण, और जैसे ही आक्रमण किया अमेरिका भी इस युद्ध में हो गया था शामिल। और 1944 में फ्रांस जर्मनी के आधिपत्य से निकल गया। इसी दौरान क्या हुआ कि जब ये अटैक किया था, उसी टाइम ये जो फ्रांस है वो अब जर्मनी से अलग हो गया। यानी जर्मनी का जो फ्रांस में कब्जा था वो इसको अटैक किया था। समझो कहानी के बढ़िया से, इंटरनेशनल मामला। पर्ल हार्बर नाम के जगह है, ये जगह है अमेरिका में। हाँ, यहाँ पे क्या किया है, अमेरिका भी तो मानेगा। तो वहाँ पे इसका नौसेना के अड्डा है। नौसेना मतलब समझता है, जल सेना समझता है, पानी वाला, उसका अड्डा था। जापान ने उस जगह पे कर दिया आक्रमण। ठीक, जैसे ही जापान यहाँ पे आक्रमण किया, अमेरिका भी जवाब में आक्रमण करेगा। तो एक तरफ था इटली, जर्मनी, जापान। अभी जापान को भी मार सकता है, इटली को भी, जर्मनी को भी, लेकिन तीनों साथे था। तो अमेरिका के दुश्मन इटली, जर्मनी, जापान तीनों हो गया। और फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, ये चारों एक तरफ। यानी समझ में आ रहा है, चार देश एक तरफ, जैसे फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका है, और दूसरे तरफ है तुमको इटली, जापान और जर्मनी। अब बताओ, फ्रांस है, अमेरिका एक दिन से, तो दोनों दोस्त। इटली, जर्मनी सब एक दिन से, तो दोनों दोस्त। जर्मनी कब्जा के लिए फ्रांस का, जाहिर सी बात है, अगर जर्मनी कमजोर होगा तो एक तरह से फ्रांस को मदद पहुंचेगा, अमेरिका के आजाद होगा। तो जब अमेरिका इसमें शामिल होता है, 1944 में फ्रांस जर्मनी से आजाद हो जाता है। 1940 में भी हम बताएं, 1940 में जर्मनी ने क्या किया था, फ्रांस पे अटैक करके इसको अपने कब्जे में ले लिया था, क्योंकि युद्ध में हार गया था। लेकिन 1944 में जर्मनी कमजोर पड़ गया और फ्रांस इससे आजाद हो गया। जो इसका समर्थन वाला सत्ता था वो खत्म, फ्रांस फिर से आजाद। अब फ्रांस जब फिर से आजाद होगा तो इसके मन में फिर से आएगा कि वियतनाम वाला हिंदुस्तान पर फिर से कब्जा किया जाए। अब तो शक्तिशाली हो ही गए हैं, अब पूर्णतः यहाँ तक खत्म नहीं हुआ था, जापान के समर्थन से तो चला ही रहा था सरकार को, तो कहीं ना पूरा कब्जा कर जाएगा, मन में आएगा। ये चीज हो गया था। इसी दौरान एक चीज और हुआ, जैसे ही यहाँ पे जापान ने पर्ल हार्बर पे आक्रमण किया, तो उसके बाद अमेरिका क्या कर दिया,
परमाणु बम पटक दिया कहाँ, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी। सब नए की कहानी है, ठीक। इस देखो कैसे चैप्टर तुम्हारा जुड़ा होगा, कुछ वाला कहानी याद नहीं है तो यहाँ समझने में दिक्कत हो सकती है। क्या पूरा कहानी हम तो यहाँ भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे आक्रमण करते हैं, आक्रमण करने के बाद यहाँ पे पोटसडम की घोषणा हुई। पोटसडम की घोषणा की गई 1945 में। ये घोषणा इसलिए किया गया कि जापान को कहा गया कि भाई तुम सरेंडर कर, यही अंतिम बचा हुआ। अब बिना कोई शर्त के हम जो कहेंगे वो शर्त सब मानना है, तुमको सरेंडर करना है। और इसके बाद ये समर्पण कर देता है, जापान सरेंडर कर देता है। यहाँ सवाल पूछा जाएगा कि किस समझौते के दौरान किस घोषणा के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था, वो कौन सा था? पोटसडम की घोषणा। इसके बाद वो आत्मसमर्पण कर दिया। अब जैसे ही आत्मसमर्पण किया तो ये जापान जो वियतनाम में अपना सेना भेजा हुआ, जिसका सेना था जापान के वियतनाम में, वो सेना क्या होगा, वापस अपने देश लौटेगा। क्यों लौटेगा समझ में रहा है? क्योंकि कुछ भी देखो यहाँ अटैक कर लिया था, इसके ऊपर अटैक ये भी किया, अमेरिका भी दूर जगह बम फटका, उसके बाद ये सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया, ठीक। हाँ, अब हम सरेंडर करेंगे। ये घोषणा अमेरिका लेके आया था, ठीक। शर्त मानो, और इसको मानना पड़ा था, ये माना इस शर्त, और दूसरा इसके पास कोई चारा नहीं था, मान तो नहीं मानता था, एक आध बम फटक देता। ये इतना कमजोर हो चुका था कि अब सरेंडर करने के अलावा इसके पास और कोई रास्ता नहीं था। जापान सरेंडर कर दिया। तो जैसे ही सरेंडर किया तो समझो कि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस एक साथ लड़ रहा था। यहाँ अमेरिका फ्रांस दोस्त है। वियतनाम नाम के जगह है, यहाँ पे फ्रांस के भी कब्जा है और जापान के पास सेना जिसकी कब्जा के लिए था। लेकिन जैसे ही अमेरिका इसको खदेड़ेगा तो यहाँ पे सभी इसको खदेड़ेगा और दे देगा जापान के कहा गया तू हटो, साइड हटो, तो साइड हटा, सरेंडर कर दिया। तो जैसे ही सरेंडर करेगा तब वियतनाम से भी उसको लगाया कि यहाँ से भी देखो क्यों हटवाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ भी इसका दोस्त पहले ही से फ्रांस, तो चाहेगा कि जापान के हम भगा के वो जगह किसको दे दे, फ्रांस को दे दे। तो जापान की सेना यहाँ से क्या होने लगे, निकलने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जापान की सेना जो वियतनाम में भी घुसा हुआ था वो क्या हुआ, वापस जाने लगा। इस समझौते के तहत वापस निकल गया, तो वापस जाने लगा। और फ्रांस के पास इतनी शक्ति अभी नहीं थी कि वो खुद पुनः इन चीज में स्थापना कर सके। ये भी तो विश्व युद्ध लड़ रहा था, तो इसकी भी स्थिति कमजोर थी। तो यहाँ पे ये सेना भी जा रहा है, ये भी कमजोर हो रहा है। अब ऐसे में क्या हुआ कि वियतनाम के जो राष्ट्रवादी लोग थे उन लोगों ने इस बात का फायदा उठा लिया। युद्ध में फ्रांस भी कमजोर हो चुका है, चाह तो रहा है स्थापना करना, लेकिन इतना पावर अब उसके पास नहीं रहने की स्थापना कर ले, क्योंकि द्वितीय विश्व में काफी क्षति हो चुकी है। जापान भी हार चुका है, वो भी इन चीज अपना सेना लेके जा रहा है, यानी जापान भी कमजोर पड़ गया है और फ्रांस भी। अगर ऐसा में वियतनामी सब चाहे, एकदम लोहा गरम है, हथौड़ा मारने का यही टाइम है, करो या मोड़ो, तो ये लोग इस बात का फायदा उठाएगा। और वियतमीन जो वियतनाम स्वतंत्रता लीग है उसके नेतृत्व में लोकतंत्रीय गणराज्य सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1945 को करते हुए वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 1945 में ये घोषणा कर दिया कि हम स्वतंत्र हो गए। क्यों घोषणा किया, जापान भी कमजोर होकर वापस जा रहा है, फ्रांस भी कमजोर हो चुका है, तो ऐसे में लोगों को मौका मिल गया, दोनों में से कोई लड़ने की स्थिति में न है, तो अपना यहाँ पे कहा कि हम आजाद हो गए और एक लोकतंत्रीय गणराज्य की स्थापना भी कर लिया। कब, 2 सितंबर 1945 करना है, विश्व युद्ध खत्म। यही से शुरू होता है 1945 में शीत युद्ध, और उसका भी यहाँ बहुत बड़ा भूमिका है। हिंद चीन के राष्ट्रवाद जब पढ़ते हैं तो इसमें इसका बहुत बड़ा भूमिका है, ठीक। अब जब ये सरकार बना तो सरकार के प्रधान कौन बने, वो जिनमिन, क्योंकि यही मेन लीडर थे उस टाइम के, तो वो जिनमिन को यहाँ के प्रधान सरकार का हेड भी बना दिया गया। और इस तरह से यहाँ पे
एक तरह से देखो तो लोकतांत्रिक गणराज्य का स्थापना जो सितंबर 1945 को हो गया। पूछेगा सवाल कि गणराज्य की स्थापना कब हुआ? लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक। लेकिन अभी एकीकरण आजादी पूर्णतः नहीं हुआ है, अब कमजोर पड़ल था, कर लिया, लेकिन फ्रांस से भी रुकेगा थोड़े। उसके बाद हमने पढ़ा कि हिंद चीन जो है वो एक राज्य नहीं था, कई टुकड़ों में बांटा हुआ था, और जापानी सेनाएं हिंद चीन से निकल गई थी, जा रहा था पूरे क्षेत्र से निकल के कंबोडिया, लाओस, अन्नाम में फिर से राजवंशों को आगे बढ़ने का मौका मिला। पहले फ्रांस का कब्जा, फिर विश्व युद्ध में जब जर्मनी से हारा तो इस जगह पे किसका कब्जा हो गया? जापान के। अब जापान भी जा रहा है, फ्रांस भी गया, तो अब सभी जगहों पे फिर से क्या हो गया? कहीं पे गणराज्य की स्थापना हो रहा है लोकतंत्र के, तो कहीं पे राजतंत्र के ही स्थापना हो रही है। वियतनाम में हमने देखे कि लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना, और ये जो तुमको कंबोडिया, लाओस, अन्नाम, यहाँ पे क्या हो गया? फिर से राजतंत्र आ गया, जो पुराना राजा था उसी के वंशज को फिर से राजा बना दिया गया, ठीक। यानी ये कहते हैं कि 1945 में लोग पूर्णतः आजाद हो चुका है। इसी क्रम में अन्नाम से शासक बना बाओदाई। एक इंपॉर्टेंट लाइन है, बाओदाई कहाँ के शासक था? तो अन्नाम के, ठीक। अन्नाम के शासक बना, लेकिन यहाँ पे साम्यवादी राष्ट्रवादियों का इतना प्रभाव बढ़ चुका था कि ये राजाओं का टिकना मुश्किल था। जो हो ची मिन के जो विचारधारा है, जो साम्यवादी विचारधारा फैल रहा था, वो इतना फैल चुका था कि उसके सामने बाओदाई नहीं टिक पाया, और 25 अगस्त 1945 को अपना पद त्याग दिया, ठीक। और उसके बाद वियतनाम में गणराज्य सब मिला, ठीक। क्लियर हुआ? यहाँ से दो चीज याद रखना है खाली तुम। पहला चीज, बाओदाई कहाँ के शासक था? अन्नाम के। बाओदाई ने इस्तीफा कब दिया था? तो 25 अगस्त 1945। देख लो, बाओदाई ऐसे भी लिखा रहता है, बाओदाई ऐसे भी लिखा रहता है, दोनों में से किसी प्रकार से लिख सकते हैं। समझ गए? यहाँ तक कहानी, दो ही चीज याद रखना है, अंडरलाइन कर आगे बढ़ो। हाँ, सगरुर राजतंत्र की स्थापना होता है। हाँ, उसमें आता है, तुमको सिर्फ यहाँ पे हम लोग अन्नाम को पढ़ रहे हैं, अभी कंबोडिया को पढ़ेंगे, नरोत्तम सियान नाम के व्यक्ति के बारे में पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। ये वाला समझ गए? हम लोग दो चीज पढ़े, एक वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुआ है, जिसके सरकार में हेड है कौन? हो चिन मिन। और दूसरा था ये अन्नाम, जहाँ पे बाओदाई की सरकार बना था, लेकिन उनके सामने साम्यवादियों के सामने नहीं टिक पाए, और 25 अगस्त 1945 को ये, और उसके बाद वियतनाम में राज्य मिला के बना दिया गया। तक क्लियर है? अब आगे है कि फ्रांस शांत नहीं बैठेगा, वो तो फिर से शासन करना चाहेगा। ये जो ये समझो कि शेर सोया हुआ था, एक तरह से कहे तो कि शेर सोया हुआ है, तो चूहों ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया, वैसा हाल। अभी फ्रांस की स्थिति कमजोर, इस चीज का फायदा उठा करके, फ्रांस के कमजोरी का फायदा उठा करके वियतनाम में जो भी क्षेत्र थे वो लोग अपने आप को स्वतंत्र कर लिए, लेकिन फ्रांस अभी यहाँ से गया नहीं है, अब वो अभी माना भी नहीं है, वो फिर से कब्जा करना चाहेगा, बस थोड़ा सा उसमें ताकत फिर से आ जाए। तो वही तुमको टॉपिक है, अब टॉपिक के नाम है हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी योजना। अब फ्रांस कुछ तरीका अपनाएगा, और तरीका अपना के यहाँ पे कब्जा करने का प्रयास करेगा। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन, हॉलैंड, अमेरिका और फ्रांस दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्यों के पुनर्स्थापना में लग गए। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो फिर से सब अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाने में, उसको फिर से स्थापित करने में लग गया, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस, कोई भी देश फिर से लग गया। ब्रिटेन लग गया, हमने किया, दक्षिण अफ्रीका में लग गया कि फिर से हम अपना शासन स्थापित करें। फ्रांस अपना लग गया कि हम अपना हिंद चीन में फिर से शासन स्थापित करें। तो फ्रांस भी अपना हिंद चीन में अपने डूबे साम्राज्य को बचाना चाहता था, और उसके लिए वो एक नया नियम, एक नया योजना है, और ये योजना हुआ, तुमको MBBI है सब्जेक्टिव के लिए, अगर पूछ दिया कि फ्रांस की औपनिवेशिक योजना क्या था,
तो बस यही 4 आपको लिखना है, एक एक करके दिया हुआ है, बस ऐसे लाइन से तुमको लिख देना है, बस इतना ही लिखना है कि फ्रांस की औपनिवेशिक योजना निम्नलिखित थी, और नीचे चारों लिख दो। एकदम सब्जेक्टिव के एमबीबीआई क्वेश्चन, हम ना कर सकते कि हम ये करेगा, लेकिन एमबीबीआई क्वेश्चन है ये। देखो क्या किया था, ये योजना में 4 योजना लाया। पहला का था कि फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन में बदल दिया जाएगा, पूरे साम्राज्य को, यानी फ्रांस से लेकर के जहां जहां फ्रांस के कब्जा है उन सभी को कहां में बदल देगा, एक यूनियन में, यानी एक संघ बना देगा, और जिसमें सभी अधीनस्थ उपनिवेश भी रहेंगे, यानी फ्रांस भी रहेगा और फ्रांस के जहां जहां कब्जा है उस सब को इसी में शामिल कर दिया जाएगा, यानी वहीं से पूरा नियम कानून सब बनेगा। दूसरा, हिंद चीन फ्रांसीसी महासंघ का एक स्वशासित अंग होगा। हिंद चीन का होगा उसी महासंघ के अंग होगा, स्वशासित, खुद से शासन करने होगा। उसके बाद तीसरा, हिंद चीन के संरक्षित राजाओं एवं कोची चीन को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। यहाँ पे भी कोची चीन सब जो है या बाकी के जो राज्य है उन सब को मिलाकर के एक संघ बनाएंगे। और चौथा, हिंद चीन संघ के विदेशी नीति और सैन्य पर फ्रांस का नियंत्रण रहेगा। जो भी हिंद चीन में सेना होगा या जो भी विदेशी नीति अपनाएगा उन सब में इसका नियंत्रण रहेगा, किसका, फ्रांस की। 4 योजना ले आया, नया तरीका इसको कब्जा करने का। ठीक, तुमको ये चारों चीज याद रखना है, अगर एग्जाम में ये चारों चीज लिखना पड़ेगा, और एमबीबीआई है बताइए। अब ये जब घोषणा किया तो देखो, घोषणा तो कर ही चुका था, अभी हम चारों पढ़ लिए, वही चारों यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ तक पढ़े, फ्रांस का नियंत्रण रहेगा सेना पर, विदेश नीति पर। और इस चीज से यहाँ पे एक तरह से कहा जा रहा है कि एक राष्ट्रमंडल के विस्तृत रूप के जैसा था, परंतु जापानी सेनाओं के हटते फ्रांसीसी सेना जैसे ही सौगान पहुंची, ये याद रखना, ये जगह है हिंद चीन में, एक जगह है सौगान। हुआ ये कि 4 योजना फ्रांस लाया, 4 योजना के तहत वो पहुंचा फ्रांस हिंद चीन में, फिर से अपना सत्ता स्थापित करने के लिए। जापान की सेना निकल रही है और 3 चीज हो रहा है, एक तरफ जापान की सेना निकली, दूसरी तरफ पूरा हिंद चीन अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, कहीं राजस्थान तक कहीं लोकतंत्री गणराज्य बन गया, और तीसरा, फ्रांस यहाँ पे अपना सेना भेज के फिर से सत्ता स्थापित करना चाहिए। 3 चीज हो रहा था, 4 योजना लेके, और ये पहुंचेगा कहाँ, हिंद चीन में फिर से अपना शासन स्थापित करने के लिए। लेकिन जैसे ही फ्रांस की सेना वहां के सौगान नाम के क्षेत्र में पहुंचेगा तो वियतनाम के लोगों ने यहाँ पे छापामारी मतलब छिप के फ्रांस की सेना पर अटैक, क्योंकि मुश्किल से तो आजाद हुआ था और फिर से आ रहा था कब्जे करने के लिए, अब सामने से लड़ने की क्षमता थी नहीं, तो छापामार युद्ध कर देता है। युद्ध इतना हुआ कि फ्रांस की सेना सौगान से आगे बढ़ ही नहीं पाया, वही अटक के रह गया। जब आगे बढ़ने लगे छिपे मारते रहे, तंग उसको कर दिया। अंततः इसको फ्रांस को वियतनाम के साथ समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और समझौता हुआ 6 मार्च 1946 को, हानोई समझौता, एमबीपीआई ऑब्जेक्ट, किसके बीच, फ्रांस और वियतनाम के बीच। सबसे पहले हानोई समझौता कब हुआ था, 6 अगस्त 1946 को, 6 मार्च 1946 को, किसके बीच, तो फ्रांस और वियतनाम के बीच। या पूछा जाएगा कि 6 मार्च 1946 को कौन सा समझौता हुआ था, इसी प्रकार से तो हानोई समझौता हुआ था। ठीक, समझौता क्यों हुआ, पीछे कहानी है, और मान लो इसको सब मिले कि हानोई समझौता क्यों हुआ, तो देखो क्या बोलना है तुमको, यहाँ से बताना है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने अपन सरेंडर करके, समर्पण करके अपनी सेना को वापस ले जा रहा था, उसी दौरान फ्रांस अपनी औपनिवेशिक योजना को लेकर के हिंद चीन पहुंचता है, जहां सौगान क्षेत्र में उसको वियतनामी सेना से छापामार युद्ध के सामना करना पड़ता है। और ये युद्ध इतना भयंकर था कि फ्रांस की सेना सौगान से आगे नहीं बढ़ पाती है, और इसलिए उसको मजबूरी में 6 मार्च 1946 को हानोई समझौता करना पड़ता है। बस इतने बात लिखना है, अगर ऐसे सवाल पूछे तब, इसलिए कहते हैं किताब पढ़ते रहो, सवाल समझते रहो, कैसे कैसे सवाल बन सकता है। तो यहाँ समझिए, अगर ऐसे सवाल बना था कैसे जवाब देंगे,
अगर कहानी को समझे हुए हो तो सवाल कैसे भी पूछे तुम बना के लिख दोगे। अगर कहानी ही नहीं समझ में, दिमाग में वो कहानी ही नहीं है, तब फिर वो नहीं बनेगा, फिर वो तुम्हारे लिए टफ है। अभी टॉपिक वाइज पढ़ते जाओगे, हर एक सवाल जहां से बनेगा उसका जवाब यही मिल जाएगा, कितने दूर में इसका तुमको जवाब है। ठीक, अब देखिए, तो ये समझौता हुआ। समझौते के तहत फ्रांस ने वियतनाम को गणराज्य के रूप में स्वतंत्र इकाई मान लिया। ठीक है, तू स्वतंत्र है, ये फ्रांस को मानना पड़ा। साथ ही ये भी माना गया कि यह गणराज्य हिंद चीन संघ में रहेगा, हिंद चीन में पूरा संघ रहेगा, उसमें ही रहेगा, लेकिन ये अपना स्वतंत्र रहेगा। हिंद चीन संघ फ्रांसीसी यूनियन में रहेगा। देखो कैसे घुमा घुमा के बात हुआ। सबसे पहले कहा कि ठीक है वियतनाम स्वतंत्र है, लेकिन वो किसके अंडर में रहेगा? हिंद चीन संघ के। और हिंद चीन संघ किसके अंडर में रहेगा? फ्रांस संघ, फ्रांसीसी संघ जो बनेगा उसके अंडर में। यानी ले देखिए आप हैं उसके नीचे ही, हम फ्रांस, मेरे नीचे ये हिंद चीन संघ और उसके नीचे ये वियतनाम स्वतंत्र गणराज्य। तो ऐसे करके इसको बना दिया गया। फ्रांसीसी सेना के तोपी में प्रवेश का भी अधिकार मान लिया गया। फ्रांस की सेना भले स्वाभिमान से आगे नहीं बढ़ पाया था वियतनाम के तरफ, लेकिन तोपी में ये प्रवेश कर चुका था और उसको मान लिया गया कि ठीक है तोपी फ्रांस के नियंत्रण में है। ठीक, ऐसे करके अलग अलग जगह पे चल रहा है। आगे जाके फिर क्या होगा? अब क्योंकि स्वाभिमान से तो फ्रांस की सेना निकल नहीं रही थी, तो मजबूरी में इसको क्या करना पड़ा? समझौता। क्या समझौता करने के लिए फ्रांस तैयार था? फ्रांस यहाँ पे अपना सेना लेकर के और औपनिवेशिक योजना लेकर के समझौता करने के लिए आया था। क्यों आया? फिर से अपना शासन स्थापित करने के लिए। तो यहाँ पे फ्रांस की जो महत्वाकांक्षी नीति है कि मेरा साम्राज्य और बड़ा हो और बड़ा हो और बड़ा हो, इसके कारण वियतनाम के साथ हिंद चीन संघ निर्माण पर समझौता नहीं हो पाया। कहा था हनोई समझौता में कि ठीक है वियतनाम स्वतंत्र गणराज्य, लेकिन रहेगा हिंद चीन गणराज्य के संघ के अंदर, और हिंद चीन संघ रहेगा फ्रांसीसी संघ के अंदर। वियतनाम का इस बात को नहीं मानेगा कि घुमा तो फिर वही बकवास हो रहा है कि तू रहेगा हमारे नीचे। और इस मुद्दे पर इन दोनों के बीच समझौता नहीं हो पाया, क्योंकि कभी भी वियतनाम नहीं चाहेगा। इतना मुश्किल से 2000 हुआ और फिर घुमा के कह रहा कि हमारे अंडर रहो, तो इसके लिए वो तैयार नहीं होता। फ्रांस चाहता था कि निर्मित संघ का अध्यक्ष उसके द्वारा नियुक्त हाई कमिश्नर हो। मामला कहां पर हुआ कि जो भी संघ बनेगा उस संघ में जो हाई कमिश्नर होगा, जो हेड होगा, उसका नियुक्ति कौन करेगा? फ्रांस। जबकि वियतनामी लोग की मांग थी कि संघ के सभी राज्य स्वतंत्र हैं, कोई हाई कमिश्नर है, कोई उसके ऊपर शासन करने वाला न हो, सब स्वतंत्र होगा, संघ में रहेगा लेकिन स्वतंत्र। अमेरिका है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, उसमें 50 देश हैं, तो 50 देश अपना स्वतंत्र है, अमेरिका एक संघ बनाए हुए। उसी प्रकार से कुछ मांग है इसको कि वियतनाम के नेता कहा था कि संघ बनेगा ठीक है, लेकिन संघ के जितना भी राज्य होगा वो स्वतंत्र होगा, कोई भी एक हाई कमिश्नर के नीचे नहीं होगा। आप फ्रांस का था कि नहीं, उस सबके ऊपर एक हाई कमिश्नर होगा और उसकी नियुक्ति हम करेंगे। इसी बात को लेकर के इन दोनों में क्या हो गया? टकराव, और समझौता देखो यहाँ पे टूट जाता है। फ्रांस ने कोचिन चीन में एक पृथक सरकार की स्थापना कर दी। सबको मिला के एक संघ बनाना था, कोचिन चीन हो या तुम हो या लाओस हो या कंबोडिया हो या वियतनाम, सब मिला के क्या करना था? एक संघ बनाना था। और यहाँ पे फ्रांस क्या कर देता है? कोचिन चीन में अपना अलग सरकार बना लेता है। ये लोग का अलग सरकार कैसे बना लिया? बनाना तो संघ था, जो भी बाकी के लोग थे वो फ्रांस के खिलाफ आवाज उठाए कि अलग कैसे तू बना लिया? बात था संघ बनाने के, और संघ में सब साथे रहेगा, तो तू अलग सरकार कैसे बनाएगा? और इस वजह से जो ये समझौता हुआ था हनोई का हो गया, टूट गया। हमें समझौता में यही ना था कि संघ बनाया जाएगा, तो संघ से तू अलग सरकार बना लिया, यानी तू नियम को पालन नहीं कर रहा है, तो हनोई समझौता टूट जाता है, चल नहीं पाता है। फ्रांस को कुछ वियतनामी प्रतिक्रियावादी ताकतों का समर्थन मिल गया। ये सब ये इसलिए कर रहा था कि देखो देश में हर विचारधारा के लोग थे, तो कुछ विचारधारा ऐसे थे जो वियतनाम को एक स्वतंत्र देश चाहते थे, स्वतंत्र वियतनाम के, लेकिन कुछ प्रतिक्रियावादी भी, यानी साम्यवादी दल के, साम्यवादी शासन के विरोध वाले लोग, कुछ ऐसे भी लोग थे जो पूंजीवादी विचारधारा को मानते थे, और उन लोगों ने किसको सहयोग कर दिया?
फ्रांस क्योंकि फ्रांस अमेरिका इस समय तो पूंजीवादी चल रहा, समर्थन कर दिया और इसके समर्थन से फिर से यहाँ पे सरकार को चलने लगा फ्रांस, क्योंकि घर के भेदी लंका था। ठीक, अब तक हो चिन्ह की ताकत इतना नहीं हुआ था कि वो खुल के फ्रांसीसी सेना के सामना कर पाए। फ्रांस जिस योजना से तुम्हें सफल हो गया, वियतनाम को अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, वहां के लोगों को जो प्रतिक्रियावादी लोग थे उनके साथ मिलकर, यहाँ पे प्रतिक्रियावादी नहीं वादी, ठीक, तो प्रतिक्रियावादी लोगों के साथ मिल करके फिर से फ्रांस वियतनाम में अपना शासन स्थापित करेगा। और हो चिन मिन की पहले सरकार थी तो ये इतना ताकतवर नहीं थी कि खुल के फ्रांसीसी सेना के सामना ये कर पाए। तब वहां पे शुरू हुआ क्या चीज, गोरिल्ला युद्ध। गोरिल्ला युद्ध क्या होता था, इसमें जो कमजोर देश होता है वो अपने दुश्मन को, यानी उससे जो शक्तिशाली देश है उसके साथ पीछे से रात में जंगल में पहाड़ पर कहीं भी छिप कर जो हमला करेगा और फिर वहां से भागेगा, यदि तो पकड़ में नहीं आएंगे। इस तरह की महाराणा प्रताप भी इस तरह से कभी भी तुमको मतलब छिप के अटैक करेगा। गोरिल्ला युद्ध का मतलब तुमको छिप के कभी भी तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा, कहीं से भी कर देगा, गोली से। जो उसके पास हथियार है उसी से कर देगा, कब करेगा, कहां करेगा, कैसे करेगा नहीं, यही तुमको गोरिल्ला युद्ध। ठीक, तो वहां पे जंगली इलाका था, वहां पे एक रास्ता था, वो चिनमिन मार्ग, और ये बहुत भूलभुलैया मार्ग, सबको पता नहीं चलता कि करने से करने रास्ता जाता है, बस वहीं के लोग जानता है। तो इस तरह से यहाँ पे गोरिल्ला युद्ध शुरू, क्योंकि फ्रांस यहाँ पे अपना मकसद में कामयाब हो गया, तो उससे बचने के लिए फिर से गोरिल्ला युद्ध। तो जो 1945 में आजाद हुआ, 1946 में हम समझौता बना, असल में छोटा सा एक छोटी सी आजादी थी, फिर से वो उसी स्थिति में पहुंच गए। फ्रांस अपने महत्वाकांक्षा जो लेकर गया था, जो अपना उद्देश्य गया था, उसमें सफल हो रहा है। गोरिल्ला युद्ध के लाभ उठाते हुए फ्रांस ने पेरिस में से बाओदेई को बुलाकर वियतनाम का शासक बना। जो बाओदेई भागा था, देखो यहाँ पे ये नहीं पता था कि कहाँ भागा, अब ये जान के कहाँ भागल है, तो ये अपना इस्तीफा देके चला गया था बाओदेई, जो सरकार बनाया था का नाम में। ठीक, ये चला गया था, अब इसको फिर से बुलाता है फ्रांस। क्यों बुलाता है, बाओदेई की सरकार बनाएगा तो लोगों को लगेगा कि मेरे देश का ही व्यक्ति शासक है, लेकिन वो व्यक्ति किसके अंदर काम करेगा, फ्रांस के अंदर। तो इस तरह से वो उसको बुलाता है और शासक बना देता है। फ्रांस को उम्मीद थी कि कम्युनिस्ट विरोधी वियतनामी बाओदेई का समर्थन करेंगे। ये क्यों बुलाएगा फ्रांस, उसको लगा था कि जो भी प्रतिक्रियावादी है, जो भी साम्यवादी विचारधारा के यहाँ पे विरोधी है, जिसका वजह से फ्रांस शासन की स्थापना कर रहा था, इसको लगा कि उसको समर्थन करेगा। यहाँ पे कम्युनिस्ट मतलब साम्यवादी, तो फ्रांस को लगा कि जो वियतनाम के इसके विरोधी है वो तो हमारे समर्थन में आ जाएगा, और हम इसी के देश के किसी व्यक्ति को सरकार में डाल देते हैं, काम करेगा हमारा अनुसार, सरकार में रहेगा, एक करते इसको लगेगा कि हमर है, तो इसको ये उम्मीद। लेकिन इसी दौरान एक चीज हो रहा है, शीत युद्ध, इंटरनेशनल मामला है, कहां से कोई मिलेगा, पीछे कहानी याद रहना चाहिए। तो शीत युद्ध हो रहा, और शीत युद्ध में पूरा विश्व दो भाग में बट गया था, पूंजीवादी और साम्यवादी। इंटर में तो ये एमबीबीआई क्वेश्चन है, कहते हैं आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसका वर्णन क्या है कि विश्व दो खेमों में बट चुका था, पूंजीवादी और साम्यवादी। अगर पूछते हैं इसी युद्ध के दौरान, क्योंकि इसी युद्ध हम लोग पढ़े हैं, ठीक, इस साल में पढ़े पिछले चैप्टर में, तो शीत युद्ध के दौरान पूरा विश्व कितने भाग में बट गया था, तो पूंजीवादी साम्यवादी। पूंजीवादी का नेतृत्व कौन कर रहा था, अमेरिका, ठीक, और साम्यवादी का रूस। ये लड़ाई सोवियत संघ का, उस टाइम पे रूस नहीं था, सोवियत संघ था, जब वो टूटेगा तब रूस बनेगा, तो दोनों में से कोई नाम आ जाए, कंफ्यूज ना हो। तो ये लड़ाई चल रहा था दोनों के बीच, ठीक। तो यहाँ पे इस तरह से चला, पूंजीवादी देश से यहाँ अमेरिका ब्रिटेन का समर्थन भी फ्रांस को प्राप्त था। पूंजीवादी में अमेरिका है, ब्रिटेन है और फ्रांस है, तो ये सब एक गुट में बनना चाहेगा।
ठीक। और हो चिन मिन के कुछ परेशानियां उठानी पड़ी क्योंकि अभी तक वो अपने साम्यवादी सरकार का गठन नहीं कर पाया था। अगर पूर्णतः साम्यवादी सरकार के गठन कर लेता हो चिन मिन तो रूस और चीन इसको समर्थन तो दे ही देता, लेकिन ये यहाँ साम्यवादी कर ही नहीं पा रहा था, समर्थन मिले कैसे। आगे चल के देखो उसके संयुक्त मोर्चों में गैर साम्यवादी राष्ट्रवादी ताकतें हैं, क्योंकि जो आंदोलन ये चला रहा था तो उसको मुख्य उद्देश्य था कि वियतनाम को आजाद करना है, और इस वजह से वो जो साम्यवादी विचारधारा के थे वो भी और जिनको उस विचारधारा के नहीं थे उसको भी सबको मिला करके लड़ाई लड़ रहा था। और ऐसे में पूर्णतः साम्यवादी ये नहीं बन रहा था। जैसे ही पूर्णतः साम्यवादी ये बन रहा रूस और चीन इसको समर्थन कर देता है, इसको मान्यता दे देता, लेकिन वो चीज करने में वो चीज भी नहीं असफल है। आगे देखो 1949 में हो चिन मिन ने खुले तौर पर जनवादी चीनी गणराज्य को अपना आदर्श स्वीकार कर लिया और पूर्णतः साम्यवादी बन गया। और रूस चीन इसी बात का इंतजार कर रहा था, तू खाली साम्यवादी बन, तो जैसे फ्रांस को समर्थन कर रहा है अमेरिका ब्रिटेन, उसी तरह समर्थन कर देंगे हम। और इसीलिए कहा जाता है कि शीत युद्ध के दौरान हमेशा लगता था कि तीसरी विश्व युद्ध होगा, लेकिन होगा नहीं है। इसमें सब पिटाया चुपकर ने। अब देखो वियतनाम में ही कर दिया। अब जैसे वियतनाम में साम्यवादी दल आएगा, साम्यवादी शासन आएगा, रूस इसको समर्थन दे देगा, अपना सेना दे देगा, हर तरह से मदद करेगा। और इसका हर तरह से मदद करने का मतलब कि अमेरिका के विरोधी लड़ाई किसमें हो जाएगा, अमेरिका रूस में। और अमेरिका रूस में लड़ाई हुआ तो फिर अमेरिका फ्रांस ब्रिटेन एक तरफ है, रूस चीन जैसा है, और भी बाकी इसके जो सहयोगी देश है वो एक तरफ हो जाता है, और फिर से तीसरा विश्व युद्ध हो जाता है। लेकिन इन लोगों को ये चीज पता था, द्वितीय विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था, इन लोगों को पता था कि युद्ध में क्या होता है, तो ये लोग नुकसान झेले थे, तो पता था कि अगर तीसरा विश्व युद्ध किए तो बर्बाद हो जाएंगे पूरे तरह से। दूसरा देश में साम्राज्य चलाना तो छोड़ो, अपना देश में भी नहीं चला पाएंगे, तो टन जाएगा, बटन नहीं टिपाएगा। दम ताना तानी होले है, दम भिड़ल है, लाठी ऐसे पहले ही यहाँ ले चल जाए, शरीर पर न लगा है कि शरीर पर लगा तो मुंह से एक लाठी पड़ जाए, और फिर ले लाठी दे लाठी दे लाठी दे लाठी हो जाए। तो पूरा देश इस तरह से बटा हुआ था। जैसे 1949 में अपना साम्यवादी बन गया, साम्यवादियों ने घोषणा किया 1950 में रूस चीन इसको मान्यता दे दिया, ले हम इंतजार कर रहे थे, चलो भाई आज से वियतनाम भी साम्यवादी देश बना, हम मान्यता देते हैं। बात लेके कहां जाइबो, यूएनओ में, तो यूएनओ में चीन को भी वीटो पावर है और रूस के लिए तो नाइट्रोम पर वीटो पावर जानते हो, सबकी मर्जी एक तरफ है, वो की मर्जी एक तरफ है, तो को अगर समर्थन में इंटरनेशनल लेवल पे भी जाइए, वहां पे संगठन में भी फिर मामला फंस सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे इसको मदद दिया, सैनिक हो या तकनीकी सहायता हो, हर तरह से मदद देना ये दोनों शुरू कर दिया रूस और चीन ने। ठीक, आगे फिर देखिए क्या होता है। 1950 में हिंद चीन की स्थिति बहुत जटिल हो गई। क्यों हो गई थी? क्योंकि उत्तरी वियतनाम में हो चिन मिन की सरकार थी और दक्षिणी वियतनाम में फ्रांस की सरकार। हुआ ये था इस टाइम पे एक चीज और हुआ, आगे हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा जिनेवा समझौता। ठीक, क्या हुआ ना कि पूरे वियतनाम, आगे पिक्चर में देखिए उसमें दिखाएंगे, पूरा वियतनाम को फ्रांस ने दो भागों में बांट दिया। जो साम्यवादी दल के समर्थन है वो अलग हो जाएंगे, जो साम्यवादी दल के समर्थन नहीं है वो अलग हो जाएंगे। तो वियतनाम ऐसे था लंबे, तो ऊपर उत्तर वाला था साम्यवादी दल के समर्थन वाला, तो वहां पे हो चिन मिन की सरकार बन गई, और नीचे था साम्यवादी दल के विरोधी, वहां फ्रांस के समर्थन में, फ्रांस के नेतृत्व में सरकार के गठन किया गया। और पूछा जाता है सवाल कि हो चिन मिन की सरकार कहां थी, उत्तरी वियतनाम की दक्षिणी वियतनाम? तो हमेशा याद रखना हो चिन मिन की सरकार ऊपर और मैप के ऊपर क्या होता है, ऐसे याद रखना है। हो चिन मिन की सरकार ऊपर है और ऊपर में क्या होता है, ये दो बात याद रखना। ऐसा सवाल पूछा जाता है एमपीआई क्वेश्चन। देखो पूरा देश वियतनाम में भाग बट गया था दो भाग में, पूछा जाएगा बौद्ध की सरकार कहां थी, तो एक ही को खाली याद रखना है। तो ऊपरे कौन है, हो चिन मिन, नीचे बौद्ध है, यानी दक्षिणी वियतनाम में बौद्ध की सरकार थी जो फ्रांस के समर्थन से बना था,
बुलाया था पेरिस से कि आओ, और बना दिया था। और ऊपरी उत्तर वियतनाम में हो चिन मिन, ये एमपीआई दोनों के दोनों। अगर पूछा जाए कि उत्तरी वियतनाम में किसकी सरकार थी, हो चिन मिन की, या पूछे हो चिन मिन की सरकार कहाँ थी, उत्तरी वियतनाम में, फिर पूछेगा दक्षिणी वियतनाम में किसकी सरकार थी, तो गाओ दाई की, या पूछे गाओ दाई की सरकार कहाँ थी, फिर कंफ्यूजन है। और नाम भी पता है, ध्यान देके करना होगा, ऑप्शन देखो। ठीक, क्लियर ही हुआ, दो भाग में बटा था, छोटे करना है। तो इस तरह से यहाँ पे इसका सरकार था। लाओस और कंबोडिया जो दो जगह है, यहाँ पे अभी पुराना राजतंत्र चल रहा था, और ये भी किसके कंट्रोल में, फ्रांस के। यानी पूरे हिंद चीन में देखो वियतनाम में खाली उत्तरी वियतनाम खाली स्वतंत्र है, और बाकी सब अभी किसके कंट्रोल में है, फ्रांस के ही कंट्रोल में है। लाओस एवं कंबोडिया में स्वतंत्रता की मांग तो थी, राजतंत्र के समर्थन में लोग नहीं कर रहा था, क्योंकि वो भी किसके अंदर में था, फ्रांस के। तो फ्रांस तो सूचनात्मक कार्य करेगा, तो यहाँ पे ये मांग कर रहा था कि हम आजाद हो। गोरिल्ला सैनिक लाओस कंबोडिया के रास्ते दक्षिणी वियतनाम पर धावा बोलते थे, यही से जाता था। उत्तरी वियतनाम की जो सेना है, गोरिल्ला सब छापामारी युद्ध करेला, तो उसको मदद देता था कौन, लाओस और कंबोडिया। यहाँ से होते हुए भूलभुलैया पार हो चिन मिन का प्रयोग करते हुए कहाँ पहुंचा था, दक्षिणी वियतनाम, और वहां पे फ्रांस की सेना के मारता था, ताकि पूरे वियतनाम का क्या हो, एकीकरण हो जाए, दक्षिणी उत्तरी ऐक्य में मिल जाए। क्योंकि वहां पे भी कुछ ऐसे फिर लोग थे जो चाह रहे थे कि दोनों के एकीकरण हो जाए, जंगलों में छिप जाते थे माफिया। इस क्रम में एक जगह है जिसका नाम है दिएन बिएन फू। कंफ्यूजन यही रहता है कि कौन जगह है, कौन व्यक्ति के नाम में कंफ्यूजन हो जाता है, तो कॉपी पर किताब अपना लिख दिया करो, ये जगह है वियतनाम में। ठीक, दिएन बिएन फू जगह है, तो बिल्ली के नाम नहीं है। यहाँ पे गोरिल्ला सैनिकों ने भयंकर आक्रमण किया, दबा कर लड़ाई किया। इस युद्ध में फ्रांस पूरी तरह से हार गया। लगभग 16,000 सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। देखकर फ्रांस के ऐसा हमारा छिप के सब पे आत्मसमर्पण करना पड़ गया 16,000। ठीक, और दिवेन बिएन टू पर साम्यवादियों का अधिकार हो गया, इसलिए आत्मसमर्पण किया, कब्जा कर लिया। कौन, उत्तरी वियतनाम की जो गोरिल्ला सेना है वो। देखा तो कहानी के लाइन समझते जाना है, फिर अपना किताब पढ़ना है। दिक्कत हो गई एक बार फिर से वीडियो को देख लेना है क्या हो रहा है, और कहानी को मजे से पढ़िए। कहा जाता है हिस्ट्री को मिस्ट्री समझ के पढ़िए, हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है, और नहीं तो कहा यही कहता है कि हिस्ट्री बहुत उबाऊ है, उबाऊ नहीं है, बहुत मजेदार है। ये है पूरा वियतनाम। ठीक, हाई लड़का और हरियर का, और यहाँ से लाइन इसीलिए पढ़ा गया कि यहाँ से दो भाग में इसको बांट दिया गया है। ये ऊपर था उत्तरी वियतनाम, और ये नीचे था दक्षिणी वियतनाम। यहाँ पे नॉर्थ वियतनाम लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको साउथ वियतनाम लिखा हुआ दिख रहा होगा। जो तोगान की बात की थी, जहाँ पे फ्रांस की सेना फंसी थी, वो यहाँ। ठीक, तो देखो, तो ऐसे करके दो भागों में बटा हुआ है। यहाँ पे सरकार किसका है, वो चीन क्या है। यहाँ पे न है तो यहाँ पे पूछो एगो मैथ अगला पेज में, आई अपना पेंसिल उंसिल से ऊपरी वाला में लिख लो वो चिन मिन, और नीचे वाला में लिख लो बाओ दाई। उत्तरी वियतनाम में वो चिन मिन और दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई। तो किताब नहीं लिखना है, तो कितना सब ऐसे डाउनलोड हो जाता है, क्योंकि सब छोटा मोटा काम हम नहीं करते हैं। आगे देखो, अमेरिका जब तक फ्रांस का समर्थन कर रहा है, उसने भी हिंद चीन हस्तक्षेप की नीति को अपना लिया। अमेरिका अब तक सिर्फ फ्रांस का समर्थन कर रहा था कि वियतनाम इसका सरकार बन जाए। अब ये क्या करेगा, क्योंकि टॉपिक के नाम में क्या चाहिए, अमेरिका हस्तक्षेप, ये अब खुद घुसेगा इसमें, समर्थन नहीं करेगा, डायरेक्ट ये इसमें शामिल होगा। और क्यों शामिल होगा, उसका वजह है। पूरा विश्व जोखिम में बढ़ चुका है, अमेरिका पूंजीवादी है, रूस साम्यवादी है,
और यहाँ पे क्या हो गया है वियतनाम में साम्यवादी। और ये दोनों देश चाहता था ना कि कोई भी नया स्वतंत्र राष्ट्र हो, तो रूस चाहता था सोवियत संघ कि यहाँ पे साम्यवादी शासन हो, और अमेरिका चाहता था कि यहाँ पे पूंजीवादी। यहाँ पे साम्यवादी लागू हो गया था, अमेरिका के लिए चिंता के विषय था। तो अमेरिका किसी न किसी तरह से करके घुसेगा इसमें और चाहेगा कि वियतनाम में क्या करते हैं पूंजीवादी शासन व्यवस्था अपनाए, और इसके लिए इतना गिरा गिरा काम करेगा अमेरिका। इस चैप्टर में तुमको पता चलेगा ना कि अमेरिका कौन हद तक गिर सकता है, कितना घटिया का राजनीति होता है, किसी भी हद तक जाने वाला है। सब कल में टॉपिक में तुमको क्लियर करना है, कल घड़ी पे जाओ। वियतनाम में भी घुस गया। वो कौन वियतनाम? इसका लड़ाई उत्तरी वियतनाम से है, वो चीन से है। दक्षिणी से क्या है? दक्षिणी में तो ये फ्रांस के समर्थन वाला सरकार, उत्तरी में न साम्यवादी है। तो उत्तरी वाला कह रहा है कि दक्षिणी में हम साम्यवादी तक फैला करते, इसलिए तो गरिल्ला युद्ध कर रहा है। और अमेरिका चाहेगा कि उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम मिलाकर पूरे को पूंजीवादी बना दे। जब ये करना चाहेगा तो रूस उधर समर्थन में आएगा। वो चाहेगा कि उत्तरी वियतनाम के मिला के अपना में दक्षिणी वियतनाम में साम्यवादी करते हैं। एक दोनों की लड़ाई में बीच वाला पिसाते रहे। ठीक, तो देखो होता ये है कि यहाँ पे साम्यवादियों के विरोध में उसकी घोषणा भी कर दिया अमेरिका, शामिल होगा इसमें। रूस पहले से ही एक पक्ष के समर्थन तो कर ही रहा था उत्तरी वियतनाम के, तो लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध का कहेगी इनमें से अमेरिका कहेगा कि पूंजीवादी दक्षिणी वियतनाम से और रूस होने से गया उत्तरी वियतनाम से दिशा में जेकरा पत्र आएगा वो का ये दोनों लड़ेगा, तो दोनों के पार्टी लेगा, दोनों लड़ जाएगा। अमेरिका और रूस ये दोनों लड़ा, तो उस टाइम पे दो शक्तिशाली देश था पूरे विश्व में, अमेरिका और सोवियत। रूस बाद में कहता है लेकिन हम बोलचाल के भाषा में प्रयोग कर लेते हैं सोवियत। तो ये अगर दोनों भिड़ता तृतीय विश्व युद्ध होना तय। ठीक, परिस्थिति को देखते हुए 1954 में जेनेवा समझौता, ठीक, और हिंद चीन की समस्या पर सम्मेलन किया गया कि एक पर बात किया जाए, ना तो तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा। बाकी के जो देश सम्मेलन के अब ना दम दिखाएगा, तो दम था तो दम था अभी खत्म हो रही है 45 में 54 नहीं है क्या, अभी 10 साल में फिर तृतीय विश्व युद्ध है अभी दम आ रहा है। ठीक, एकदम 45 से हमेशा लगता है कि अब होगा अब होगा अब होगा, लेकिन हुआ नहीं है। 1991 में अंततः जाके सोवियत संघ टूट गया। तो देखो जेनेवा समझौता हुआ और कहा जाता है कि समझौते ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया। एक बन गया उत्तरी वियतनाम अलग एकदम, दक्षिणी वियतनाम अलग एकदम। ठीक, तो पूछा जाता है कि किस समझौते ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया था? तो याद रखिएगा जेनेवा समझौता। जेनेवा समझौता कब हुआ है? इसमें आपको देखा मई 1954 में। यहाँ से दो आपको इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए आगे फिर क्या होता है, कैसे बढ़ता है। हनोई नदी से सटा हुआ जो भाग था उसको उत्तरी वियतनाम बना दिया गया, जो साम्यवादियों के शासन में रहेगा, और उसके दक्षिण में जो भाग था वो अमेरिका के समर्थन में सरकार बनाया गया। यानी इधर वाला बना तुमको उत्तरी वियतनाम और इधर वाला बना दक्षिणी वियतनाम। ठीक, यहाँ एक धार्मिक वर्ग भी आंदोलित था। कहाँ पे? यहाँ इस दक्षिणी वियतनाम में, दक्षिणी वियतनाम नहीं है जो हरा वाला है ना, यहाँ पे एक धार्मिक वर्ग था जो आंदोलन कर रहा था। उस वर्ग का नाम था, जो आंदोलन था उसका नाम था हुआ आंदोलन। ये कहाँ था? दक्षिणी वियतनाम में। ठीक, और ये बहुत ही आक्रामक हो गया। इसको चला कौन रहा था? नियो दिन दियम। नहीं, ये तुमको हुआ आंदोलन कहानी समझो। ये ऊपर बटा उत्तरी वियतनाम, नीचे बटा दक्षिणी वियतनाम। यहाँ पे एक धार्मिक वर्ग है, एक समूह है जो आंदोलन कर रहा है, उसका नाम है हुआ। इसलिए उस आंदोलन की क्या कहा जाता है? हुआ। यहाँ पे जो भी प्रधानमंत्री है ना, हुआ आंदोलन के टाइम यहाँ के जो प्रधानमंत्री है उसका नाम है नियो दिन दियम। ये यहाँ के प्रधानमंत्री है, अमेरिका के समर्थन से प्रधानमंत्री बने। ये किया कि हुआ आंदोलन को पूर्णतापूर्वक दबाना शुरू किया, क्योंकि अगर ये आंदोलन हुआ था तो हो सकता है कि जाके किसमें मिल जाता,
इसमें जो कि ये नहीं चाहता था। यहाँ बता दिए कि हुआ वो आंदोलन एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। ये 1939 में शुरू हुआ था। इसके नेता हुइनटुसो था। कैसा ये आंदोलन था? बौद्धिक धार्मिक क्रांति वाला कब शुरू हुआ था? 1940 में। कौन इसका नेतृत्व कर रहा था? तो हुइनटुसो नाम के। ठीक, ये तीन चीज याद रखना है। ये समझ गया? ये व्यक्ति है, ये दक्षिण वियतनाम के प्रधानमंत्री है इस दौरान। ठीक ना? 1954 से 55 के दौरान ये प्रधानमंत्री था। यहाँ क्लियर? एक पे जाओ थोड़ा सा, एक मिनट। लाओस और कंबोडिया में जिनेवा समझौता के फलस्वरूप शासन व्यवस्था बदली गई। वहां वैध राजतंत्र के रूप को स्वीकार किया गया और संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। यानी राजतंत्र भी रहेगा और संसद भी रहेगा। इस प्रणाली को अपनाया गया और इन्हें तटस्थ देश माना गया। ऐसा लगा जिसे है ना कि उत्तरी वियतनाम साम्यवादी के समर्थक, दक्षिणी वियतनाम पूंजीवादी है, लेकिन लाओस कंबोडिया जैसे जो देश है ये लोग कोई के समर्थक नहीं। इसको पूंजीवादी से लेना है ना साम्यवादी से, माना गया कि ये तटस्थ देश है, किसी के पक्ष में नहीं है। लेकिन इन सभी देशों पर साम्यवादियों का प्रभाव था। माना तो गया कि कोई के पक्ष में नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर था। जिससे भारत को लगता था कि किसी के पक्ष में नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर हम लोग उसके समर्थन में। वैसे दूसरी तरफ अमेरिका इन क्षेत्रों को साम्यवादी प्रभाव में जाने से रोकना चाहता था, प्रयास करते रहता था और इसके लिए वो लाओस में गृह युद्ध भी करवाते हैं, जिसको हम लोग कल देखेंगे। आज आपको यही एक लाइन में समझते हैं। ठीक है।